Good morning, students. Standard 10, subject is chapter 8, natural resource. Human needs can be classified partially or completely through resource. ह्यूमन जो नीड है उसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं पार्शियल यानी कि थोड़ी या फिर कंप्लीट यानी कि पूरी की पूरी थ्रू रिसोर्स रिसोर्स यानी कोई भी संपत्ति इंसान जो है उसकी जो जरूरत है वो ज्यादा कम या फिर पूरी की पूरी कंप्लीट होगी रिसोर्स से। कोई भी चीज आप देख लो जनरली वो हमें मिलेगी रिसोर्स में से, जैसे कि फूड है तो हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं जमीन में से, वो रिसोर्स है। There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. अब पूरे नेचर में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन सब को हम रिसोर्स नहीं कह सकते। These elements can be called resource only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. अब ऐसे ही एलिमेंट्स को हम रिसोर्स कह सकते हैं जब वैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल इंसान के द्वारा किया जाए उसके नॉलेज और उसके एक्सपर्टाइज के द्वारा, यानी कि कोई भी चीज जिसके बारे में हमें पता नहीं, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे फिलहाल हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। यानी कि अगर इस डेफिनेशन हमें अच्छे से देखना है तो कई साल पहले जब गोल्ड और सिल्वर का पता ही नहीं था इंसान को कि इसे गोल्ड या सिल्वर कहते हैं, तो उस जमाने में उसे रिसोर्स नहीं कहा जाता था। जब धीरे-धीरे से पता चला कि जमीन में से गोल्ड और सिल्वर भी मिलते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल स्टार्ट होने लगा, तब उसे रिसोर्स माना जाने लगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has special and intellectual capacity to utilize them can be called as resource. कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर इंसान जो है वो डिपेंड रहता है, उस चीज से इंसानों की नीड्स कंप्लीट होती है। इवन इंसान जो है उसकी मेंटल या इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेसिटी जो है उससे कंप्लीट होती है, उससे हम कहेंगे resource. In this way, anything which is used to fulfill human needs become a resource. ऐसी कोई भी चीज जो इंसानों की जरूरियातें कंप्लीट करती है उससे ही हम रिसोर्स कहेंगे। In ancient times, man did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resource at that time. अब पुराने जमाने में जब ये मिनरल्स जमीन में डटे हुए थे, तब इंसान को उस मिनरल्स के बारे में पता नहीं था, तो उस टाइम पे हम इस मिनरल्स को रिसोर्स नहीं कह पाएंगे। But today these are extremely useful due to their utility and the development technique of mining. लेकिन आज वो रिसोर्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि धीरे-धीरे से इंसान ने माइनिंग टेक्निक उसमें सुधार लाया, उसका इस्तेमाल ज्यादा किया। The natural resource should have both the virtues of utility and capability to work. अब जो भी नेचुरल रिसोर्स उसके पास दो चीजें कम से कम होनी चाहिए। फर्स्ट वन, एक तो यूटिलिटी, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए। सेकंड वन, कैपेबिलिटी टू वर्क, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस या वर्क होना चाहिए। The resources are made of the interaction of three things: nature, man and the culture. रिसोर्स उसे कहेंगे जनरली वो तीन चीजों से जुड़ी हुई होगी। एक तो नेचर में से मिलेगी, दूसरा नेचर में से कोई भी चीज मिलती है तो उसको इंसान जो इस्तेमाल करता है, और थर्ड वन इंसान वो चीज को इस्तेमाल करके कल्चरल बनाता है, मतलब मैन मेड थिंग्स बनाए, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके कोई ना कोई चीज जो है वो बनाए। अब हमें आगे बढ़ना है यूजेस ऑफ रिसोर्स। जो भी रिसोर्स हमें मिलते हैं उसका इस्तेमाल कहां पे होता है वो। रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। कई सारे रिसोर्स हमें अलग-अलग तरीके में उपयोग में आते हैं, जैसे कि वाटर तो हम ड्रिंकिंग में, वॉशिंग, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल्स खाने में इस्तेमाल करते हैं। We learn about its role gradually at every stage of human life. धीरे-धीरे से हर एक रिसोर्स का हम ह्यूमन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है वो पहचानते हैं। All activities from agriculture, industry ultimately depends on natural resource. कोई भी एक्टिविटी आप ले लो, एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री में कोई ना कोई क्रिएशन होता है, वहां तक सब नेचुरल रिसोर्स पे ही डिपेंड
रहती है। लेट अस नो मोर अबाउट इट, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट इस्तेमाल है रिसोर्स एज फूड, ऐसा रिसोर्स जिसका हम डायरेक्टली या फिर कुकिंग करके फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिसोर्स। अब इंसान की जो अलग-अलग फूड की रिक्वायरमेंट है वो जनरली हमें रिसोर्स में से मिलती है, जैसे कि फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, फ्रूट्स जनरली वो नेचुरली ग्रो होते हैं। वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन्ड थ्रू एग्रीकल्चर, अलग-अलग क्रॉप जो होते हैं वो हमें एग्रीकल्चर में से मिलते हैं, जैसे कि मिलेट, बाजरी, ज्वार, व्हीट एटसेट्रा। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क जो है वो जनरली हमें काऊ, बफेलो एटसेट्रा एनिमल्स देते हैं। मिल्क और उसपे से बनने वाली अलग-अलग चीजें जैसे कि चॉकलेट, कर्ड, बटर मिल्क एटसेट्रा। एंड मीट ऑब्टेन्ड थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वायर्स। जनरली कोई भी रिजर्व का वाटर रिजर्व वहां से हमें फिश या दूसरे एक्वेटिक एनिमल मिलते हैं। हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज एटसेट्रा आर यूज्ड एज फूड आइटम। हनी बीज जो हनी तैयार करती है उसका भी इस्तेमाल डायरेक्ट फूड के तौर पे कर सकते हैं, यानी कि ये जो चीज है जिसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, वो कहा जाएगा रिसोर्स एज फूड। रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा रिसोर्स जिसका इस्तेमाल हम रॉ मटेरियल के तौर पे कर सकते हैं, जैसे कि वेरियस गुड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में से हमें अलग-अलग चीजें मिलती है, फॉर एग्जांपल वुड, गम, फ्रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। एग्रो प्रोडक्ट, उसके अलावा हमें एग्रो प्रोडक्ट मिलती है। अब ये दोनों में आता है, एक आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में और यहाँ पे एग्रो प्रोडक्ट। एग्रो प्रोडक्ट में दो चीजें क्रिएट होती है। फर्स्ट वन जिसे हम ईट कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, और दूसरी चीज जिसे हम कैश क्रॉप कहेंगे, यानी उसे सिर्फ हम बेच सकते हैं, खा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स। जो एनिमल में से वूल, हाइड्स और मीट मिलते हैं। इवन मिनरल ऑयल्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। जो मिनरल ऑयल मिलते हैं वो अलग-अलग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आयरन ऑयल मिलता है इंडिया में, तो आयरन ऑयल इकट्ठा करके उसमें से आयरन बनाया जाता है, फिर आयरन का इस्तेमाल अलग-अलग मशीनों में किया जाता है। थर्ड, रिसोर्स एज एनर्जी रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसका इस्तेमाल एनर्जी क्रिएट करने में होता है। तो वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। हम इस्तेमाल करते हैं कोल का, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। इसका इस्तेमाल हम दोनों तरीके से करते हैं, एक तो होता है इंडस्ट्री में और दूसरा इस्तेमाल होता है डोमेस्टिक यूज में। इंडस्ट्री में भी कई बार जो ट्रेन है वो कोल से चलती है, इवन कई सारी इंडस्ट्रीज कोल से चलती है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है, इवन हम घर पे भी कोल का इस्तेमाल करते हैं और नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल हम घर पे करते हैं, एलपीजी जो आता है वो। बिसाइड्स, इसके अलावा एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स, टैप्स एंड वाटरफॉल एटसेट्रा। इनके अलावा हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी चीजों से? तो कि सोलर इंसोलेशन। अब सोलर को हमें इंस्टॉल करना है, ऐसी पैनल आती है जिसके ऊपर सन रे जो है वो गिरेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें से एनर्जी क्रिएट होगी। विंड, विंडमिल, सी वेव्स, टाइड एंड टैप से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ये 3 पॉइंट है। यूज ऑफ रिसोर्स, तो फर्स्ट याद रखना है रिसोर्स एज ए फूड, रिसोर्स एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और रिसोर्स एज एनर्जी रिसोर्स। ये 3 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के टाइप्स। तो जनरली 3 तरीके से रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो मालिकी होगी उसके साथ। कई बार जो मालिकी है वो प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है, इवन पार्टनरशिप में भी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, कोई रिसोर्स हमें वापस जल्दी से मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके हिसाब से उसके प्रकार पड़ते हैं। थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, अब कौन सा रिसोर्स कौन सी जगह पे है उसके हिसाब से उसके टाइप्स होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट पॉइंट है ओनरशिप डिटेल और एग्जांपल, जैसे कि इंडिविजुअल कोई भी चीज
खुद की अकेले की हो वो। तो उसकी डिटेल में है कि ओन बाय इंडिविजुअल और फैमिली, कोई ऐसा रिसोर्स जिसको जनरली कोई एक व्यक्ति या फैमिली ओन करती है। उसका एग्जांपल है लैंड, जैसे कि जमीन या फार्म या बिल्डिंग, कोई एक इंसान या पूरी एक फैमिली की हो सकती है। सेकंड है नेशनल रिसोर्स, यानी पूरे राष्ट्र का। ओन बाय कंट्री, वो रिसोर्स पूरी कंट्री ओन करती है। आर्मी यहाँ पे किसी की पर्सनल नहीं हो सकती, पूरे कंट्री से बिलोंग करती है। थर्ड वन है ग्लोबल रिसोर्स, यानी कि ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ऐसा रिसोर्स जनरली पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। वंस अगेन स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट एसेस चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्स। पहले हमने देखा कि रिसोर्स जो है ओनरशिप के हिसाब से किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स कौन सी जगह पे है उसके हिसाब से। फर्स्ट वन है यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह पाया जाता है वो। डिटेल में यूजफुल गैसेस, जनरली ऑक्सीजन, ये उसका एग्जांपल, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस हर जगह पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स। सेकंड पॉइंट है जनरली अवेलेबल, जो हर जगह पे पाए जाते हैं। डिटेल में इजीली अवेलेबल, जिसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जैसे कि लैंड हर जगह पे होगी, सॉइल होगी, वाटर एक्सेट्रा, ये तीनों उसके एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट है रेयर, यानी कि कभी-कभार ही मिले, तो अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, ऐसे रिसोर्स जो सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह पे ही मौजूद होते हैं, जैसे कि कोल, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। अब कोल, गोल्ड और कॉपर दुनिया के हर एक कंट्री में नहीं मिलते और हर कंट्री के हर पार्ट में भी नहीं मिलते, कुछ ऐसे ही पार्ट होते हैं जहां से सिर्फ ये चीजें मिलती है। नेक्स्ट है सॉलिटरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक या दो जगह पे ही कोई चीज मिले, उसे कहते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। तो अवेलेबल ओनली एट वन और टू प्लेस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक या दो जगह पे ये रिसोर्स पाए जाते हैं। उसका एग्जांपल है क्रायोलाइट, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड नेम का आइलैंड है, वहीं पे पाया जाता है। You could understand details of two types, आपने दो टाइप की डिटेल अंडरस्टैंड की। Resource can be classified by other methods also, रिसोर्स को और दूसरे मेथड से क्लासिफाइड किया जाता है, wherein this can be classified into two types as renewable and non-renewable resource। अब रिसोर्स को आगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्लासिफाइड किया जाता है। Some resources reproduce themselves as per their using during a specific time, in other words these are inexhaustible। अब कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक चीज में से ऐसी चीज दूसरी बनाना, वो अपने आप को खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं टाइम बाय टाइम, जैसे उनका इस्तेमाल हो जाता है वैसे धीरे धीरे से। तो ऐसे रिसोर्स को हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ये इनएक्सहॉस्टिबल है, कभी भी खत्म न होने वाले रिसोर्स। तो उनके एग्जांपल है सोलर इंसोलेशन, विंड, बर्ड, एनिमल्स एक्सेट्रा। अब आदिकाल से सूर्य ऊर्जा जो है चली आ रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ फिलहाल थोड़े से पहले। विंड, बर्ड, ये कभी खत्म न होने वाले रिसोर्स है, इसका इस्तेमाल हम बार-बार कर सकते हैं। These are called renewable resource, इसे हम कहेंगे renewable resource। Non-renewable resource are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future। अब non-renewable resource मतलब ऐसे non-renewable resource जो फिर से इस्तेमाल ना हो सके, या फिर जो फिर से सेम एज रिप्रोड्यूस ना हो सके, या फिर उनमें हम कोई भी रिफॉर्म ना कर सके नजदीक के फ्यूचर में, ऐसे रिसोर्स को कहा जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल है मिनरल, कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अब कोई भी मिनरल की बात कर लेते हैं, जैसे कि आयरन या गोल्ड, सिल्वर, कोल या कोई भी नेचुरल गैस, तो ये नजदीक के फ्यूचर में हम एक बार इस्तेमाल कर लेने से दोबारा नहीं मिलेगा,
उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए ये कैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब ये रिसोर्स जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल उनको हमें किस तरह से संभाल के रखना है उनकी बात। तो ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड व्हाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इंसान जो है उसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा है, अनलिमिटेड। उसके सामने जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं पे हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे हमारी नीड कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे जैसे हम अपनी जरूरत कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्स उसका इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे उस रिसोर्स जो है उसकी स्कैरसिटी क्रिएट होगी। ड्यूरिंग लास्ट 100 years uses of the resource have increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion। अब कुछ 100 साल पहले ये जो रिसोर्स थे उनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होने लगा क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हुआ, इवन टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, प्लस पॉपुलेशन जो एक्सप्लॉइट हुई, इसीलिए रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। Very bad implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter। अब फिलहाल अभी से हम इस सीरियस मैटर के ऊपर अच्छा सा कोई थॉट नहीं रखेंगे, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो उसके जो दुष्परिणाम है जल्दी से हमें भुगतने पड़ेंगे। So it is the duty of all of us to conserve resource for the future generation। हम सबकी ये ड्यूटी है कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए रिसोर्स को संभाल कर रखना चाहिए। Resources should be conserved and should be used rationally। जो भी रिसोर्स चाहे फिर वो नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल उन्हें हमें संभाल के रखना है, तब जाके आने वाली पीढ़ी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी। The word conservation is directly related to the scarcity of resource। अब कंजर्वेशन वर्ड जो है डायरेक्टली रिलेट करता है स्कैरसिटी से। कोई चीज हमें संभाल के कब रखनी पड़ेगी जब उसकी स्कैरसिटी होगी तब। If the resources are exploited at the current rate where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle। फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन में जिस तरह से रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो रेट देख के ये लगता है कि इंसान के लिए एक ड्रीम होगा डेवलपमेंट करना, या फिर जिस तरह से प्रेजेंट लाइफस्टाइल जीते वैसे लाइफस्टाइल फ्यूचर में जीने का, यानी कि हम रिसोर्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। It includes things like its rational use। तो अब हमें क्या करना है, उसका सही से इस्तेमाल करना है। its conservation, उसको संभाल के रखना है, रिसोर्स को रीयूज हो सके तो वही रिसोर्स का फिर से इस्तेमाल करना है। अब ये डेफिनेशन है कंजर्वेशन की कि when there is a danger of existence on the life of a tree or a human plant, the arrangement made for it is called its conservation। जब खतरा जो है वो बढ़ने लगता है ट्री की लाइफ पे या फिर ह्यूमन लाइफ का एक्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो एक्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हम जो अरेंजमेंट करेंगे उस अरेंजमेंट को कहा जाएगा कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन के यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसके तहत हम रिसोर्स को संभाल के रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्स ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट। पहला काम हमारा ये होगा कि हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है कि हमने कितने रिसोर्स कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया और अभी भी कितने अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स बाकी है। सेकंड पॉइंट है the resources which are limited or non-renewable, they should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them। सेकंड पॉइंट है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसको हमें अच्छे से संभाल के इस्तेमाल करना है, हैphazardly उसको हमें एक्सप्लॉइट करना नहीं है। कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको हम आने वाले नजदीकी फ्यूचर में दोबारा बना नहीं सकते वैसे रिसोर्स को हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। Attempt should be made to develop those resources, the quantity of which can be increased। हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए रिसोर्स के ऊपर जिसकी क्वांटिटी नजदीक के फ्यूचर में इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। The resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for future use। ऐसे रिसोर्स जो हमें
आसानी से मिल जाते हैं, जो चीपर यानी कि सस्ते भी होते हैं, वैसे रिसोर्स का हमें वेस्ट करना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर, हमें जनरली इजीली अवेलेबल होता है लेकिन उसका वेस्ट ज्यादा करता है। The resource which are in limited quantity should be conserved. Finding its alternative option through technical development is favorable in long term. अब हमें ये करना है कि जो भी रिसोर्स है, खास तौर पे नॉन रिन्यूएबल, वो हमें उसके लिए हमें उसका अल्टरनेटिव फाइंड करना है ताकि उसका इस्तेमाल कम और उसके ऑप्शन में जो दूसरा रिसोर्स मिलेगा उसका इस्तेमाल ज्यादा कर सके। फॉर एग्जांपल जनरली हम घर या फिर कोई भी इंडस्ट्री में कोल या फिर पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का, उसकी जगह पे अगर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर हाइड्रो एनर्जी इस्तेमाल करें तो कोल, मिनरल, नेचुरल गैस संभाल के रख सकते हैं। Necessary law should be formed for the conservation of resource and should be enforced strictly. अब रिसोर्स को संभाल के रखने के लिए जो लॉ है वो फॉर्म होना चाहिए, सिर्फ फॉर्म ही नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से अमल भी करवाना है। Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational uses of resource and public awareness should be cultivated. अब हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए कि रिसोर्स को हमें किस तरह संभाल के रखना है, उसका वेस्ट कहीं भी होना नहीं चाहिए, यानी कि हमें पब्लिक अवेयरनेस लानी है थ्रू ड्रामा, एडवर्टाइजमेंट, बुक्स एक्सेट्रा। तब जाके रिसोर्स जो है उसको हर एक इंसान ट्राई करेंगे तो वो संभाल के रख